नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि अपने कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पीछे 3 वीडियो क्लास हमने ले ली है। आज ये अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास जो इस चैप्टर की होगी। तो हम देखते हैं शेष बचा हुआ जो अध्याय है अपना, उसका देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं आधुनिक काल में जैसे 3 कालों के बारे में पढ़ा था हमने, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो अपना आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल में मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि मुख्यतः 3 विचारधाराएं दी गई है अपने आधुनिक काल में। इसके बाद कुछ अन्य विचारधाराओं का प्रचलन भी हुआ, लेकिन अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम 3 विचारधाराओं के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इनमें पहली जो विचारधारा है, जिसको हमें नियतिवाद विचारधारा कहते हैं, नियतिवाद, और दूसरी है वो संभववाद के नाम से जानी जाती है, और तीसरी है वो है नव नियतिवाद। तो इन 3 विचारधाराओं के बारे में आज हमें पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे पहली नियतिवाद। यहां देखते हैं पहली विचारधारा के बारे में, नियतिवाद विचारधारा। आधुनिक के काल में मानव भूगोल में नियतिवाद विचारधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस नियतिवाद के जो जनक थे वो थे फ्रेडरिक रेटजेल, और रेटजेल को नियतिवाद का जनक माना जाता है। इस विचारधारा की देन है वो रेटजेल के द्वारा दी गई। तो पहले देखते हैं कि इस नियतिवाद को अन्य किन नामों से जानते हैं। नियतिवाद के अन्य नाम, अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो नियतिवाद, इसको निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद, इसको जाना जाता है प्रकृतिवाद, और इसको जाना जाता है वातावरणवाद, और इसी को जाना जाता है पर्यावरणवाद। तो आप इसको किसी नाम से भी जान सकते हैं। विचारधारा एक ही है। नियतिवाद कह सकते हैं, निश्चयवाद कह सकते हैं, प्रकृतिवाद कह सकते हैं, वातावरणवाद कह सकते हैं, पर्यावरणवाद कह सकते हैं, क्योंकि इस विचारधारा के अंदर प्रकृति को, वातावरण को, पर्यावरण को ही महत्व दिया गया है। चलो, ये तो इसके अन्य नाम हो गए, लेकिन अब इसका देखते हैं जनक। इसके जनक कौन थे, यानी कि नियतिवाद या निश्चयवाद कहें, जो भी इसमें से एक नाम लें, तो उनके जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल है वो इसके जनक कहलाते हैं, और फ्रेडरिक रेटजेल है वो जर्मनी निवासी थे, जर्मनी के थे, और इनका जन्म कार्लोस नामक स्थान जर्मनी में हुआ, ये आपको पता है। तो अब नियतिवाद लोग क्या कहते हैं, नियतिवादी जो लोग हैं या विचारक हैं, उनका क्या कहना है, इसमें देखते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। नियतिवाद है क्या, या प्रकृतिवाद है क्या, पर्यावरणवाद है क्या, वातावरणवाद है क्या, निश्चयवाद है क्या। तो ऐसा आता है तो क्या है, यानी कि इस प्रकृतिवाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, प्रकृतिवाद में ये जो प्रकृतिवादी है, ये प्रकृतिवादी है, प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं। ये प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ये प्रकृति के सामने मानव को तुच्छ मानते हैं।
तुच्छ मानते हैं। इनके अनुसार यानी प्रकृतिवादियों के अनुसार चारों ओर प्रकृति की छाप रहती है। हाँ, इनका कहना है कि मानव है वो प्रकृति के ऊपर जाकर कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के सामने मानव है वो तुच्छ है। यानी कि जो एनएलसी सैंपल ने मानव को प्रकृति के सामने एनएलसी सैंपल ने मानव को प्रकृति का दास माना है, प्रकृति का दास माना है। तो यहां देखिए, ये प्रकृतिवादी क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि जीवन के अंदर प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है। प्रकृति जैसा मानव को चलाना चाहेगी, ऐसे मानव को चलना ही पड़ेगा। प्रकृति के विरुद्ध जाकर मानव कुछ नहीं कर सकता। मानव है वो प्रकृति के सामने तुच्छ है, मानव प्रकृति का दास है। जैसे प्रकृति मानव को चलाना चाहेगी वैसे मानव को चलना पड़ेगा। यानी कि प्रकृति को ही सब कुछ माना है, प्रकृति की ही पूजा होती है, ऐसा माना है नियतिवादियों ने या निश्चयवादियों ने, प्रकृतिवादियों ने, वातावरणवादियों ने या पर्यावरणवादियों ने। शब्द अलग अलग है, सबका अर्थ एक ही निकलेगा। तो आप इसका नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें या इनको ज़रूर याद कर लें। आगे देखते हैं हमें। चलो इसके एक दो मैं बता देता हूँ। प्रकृतिवादियों के समर्थक जनक तो एक है फ्रेडरिक रेटजेल और एक ये है, इसकी शिष्य है फ्रेडरिक रेटजेल की एनएलसी सैंपल, ये इसके समर्थक होंगे। समर्थकों के नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट से बनाइए। चलो दोस्तों, हमने पहले देख लिया था नियतिवाद यानी कि प्रकृतिवाद की थोड़ी बहुत विशेषता देख ली थी। अब देखते हैं संभववाद, दूसरी जो अपनी संभववाद है। तो यहाँ दूसरी जो विचारधारा है संभववाद। संभववाद के बारे में हम देखते हैं क्या है संभववाद, ये बाद में देखेंगे। लेकिन पहले ये देखेंगे कि संभववाद शब्द किसने दिया। संभववाद शब्द दिया था फेब्रे ने। फेब्रे, आपकी बुक में फेब्रे दे रखा है, रे और लगा रखा है यहाँ, जो कि गलत है, उसको आप ठीक कर लें। फेब्रे ने दिया था शब्द तो, लेकिन संभववाद का जनक किसे माना जाता है? अधिक विकास करने के कारण संभववाद का जनक माना जाता है फ्रांस के विद्वान विडाल डी लाब्लास को। विडाल डी लाब्लास या ब्लास, विडाल डी लाब्लास, यहाँ देखिए विडाल डी लाब्लास को इसका जनक माना जाता है। अब देखते हैं संभववाद में है क्या। ये संभववाद विचारा क्या मानती विचारधारा, संभववाद विचारधारा या संभववादी क्या मानते हैं मैं बताऊंगा आपको। जिस प्रकार प्रकृतिवादी प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, उसी प्रकार उनके विरुद्ध जाकर जो संभववादी है, संभववादी ये मानव को अधिक महत्व देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, मानव को अधिक महत्व देते हैं, जबकि नियतिवाद वाले प्रकृति को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति का दास नहीं है, या प्रकृति के सामने
मानव तुच्छ नहीं है। इनका मानना है संभववादियों का मानना, यानी कि इनका मानना है कि प्रकृति कुछ अवसर देती है मानव को, अवसर बोले तो संभावना देती है, कुछ संभावना देती है, कुछ संभावना होती है प्रकृति के अंदर। क्या इनका मानना है कि प्रकृति कुछ अवसर देती है मानव को विकास करने के लिए। प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी अनेक ऐसे कुछ कार्य कर देता है जो प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। क्या करते हैं? मानव प्रकृति के विरुद्ध जाकर ऐसे कार्यों को संभव बनाते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। फिर से देखिए, मैं बताना चाहूँगा यहाँ कि संभववाद जो शब्द है वो सबसे पहले फेब्रे ने दिया, जो फ्रांसीसी विद्वान है, और इसका ज़्यादा अध्ययन किया था, विकास किया था विडाल डी ला ब्लास ने। तो विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का जनक माना जाता है। और ये जो संभववाद है, संभववाद का मतलब क्या है? संभववाद किसे कहेंगे? कि ये संभववादी होते हैं, संभववादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। वो प्रकृति को ज़्यादा महत्व न देकर हमें, यानी कि इस धरातल के ऊपर जो मानव है उस मानव को ज़्यादा महत्व देता है कि मानव सब कुछ कर सकता है, कि मानव प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी कुछ कर सकता है। जैसे प्रकृति का दास नहीं है या प्रकृति के सामने तुच्छ नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है प्रकृति के विरुद्ध जाकर। जैसे प्रकृति का नियम होता है कि समुद्र को लांघ कर दूसरे द्वीप पर या महाद्वीप पर कोई नहीं जा सकता, लेकिन मानव ने ऐसे आविष्कार किए, जैसे नाव, नौकाओं के या हवाई जहाज के ऐसे आविष्कार किए कि मानव समुद्रों को लांघ कर एक दूसरे द्वीप या महाद्वीपों में जाने लगा है। प्रकृति का नियम होता है कि नदी को कोई पार नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ थी, लेकिन मानव ने उन बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर पुल बनाकर संभव कर दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और प्रकृति ने इतनी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बनाई कि उसको लांघ कर उस पार नहीं जाया जा सकता, लेकिन मानव है वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से या हवाई जहाज़ के माध्यम से या उसके पहाड़ियों के बीच में सुरंग बनाकर एक शोर से दूसरे शोर की ओर जा सकता है। ऐसे कार्य कुछ संभव कर लिए हैं मानव ने, तो वो क्या है? संभववाद कहलाता है। तो संभववादियों की ये देन है। तो संभववाद विचारधारा के जनक विडाल डी ला ब्लास, और संभववाद जो शब्द दिया था वो सबसे पहले दिया था फेब्रे ने। चलो देखते हैं हम अब तीसरी जो विचारधारा है। आज तीसरी विचारधारा मैंने बताई थी आपको, नवनियतिवाद। इसके बारे में देखेंगे। अब नवनियतिवाद के बारे में देखते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर नोट्स ज़रूर बनाएं। तीसरी जो विचारधारा है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद नियतिवाद से जुड़ा हुआ है। तो पहले देखते हैं कि नवनियतिवाद जो विचारधारा है, तो इस नवनियतिवाद के जनक कौन है? इसके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर है वो अमेरिका के हैं। तो आप कह सकते हैं कि नवनियतिवाद का विकास कहाँ हुआ या शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। और विडाल डी ला ब्लास ने संभववाद का जनक माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि संभववाद की शुरुआत है वो फ्रांस से हुई, और नियतिवाद के जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल
जर्मनी के हैं, तो आप कह सकते हैं कि नीतिवाद की विकास की जो शुरू हुई थी, विकास शुरू हुआ था, वो जर्मनी से हुआ। चलो ठीक है, नवनीतिवाद के जनक आ गए। अब इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? रुको और जाओ, रुको और जाओ। रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है इसको। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। रुको और जाओ विचारधारा का दूसरा नाम नवनीतिवाद। नवनीतिवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानी जाती है। कहते हैं कि नवनीतिवाद जो विचारधारा है उसका शुरुआत 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। तो नवनीतिवाद के अनुसार पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रकृतिवाद है वो अधिक प्रकृति को महत्व देता है और संभववाद है वो मानव को अधिक महत्व देता है। लेकिन एक तीसरी जो विचारधारा है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद भी बोलते हैं इसको। तो ये जो विचारधारा है ऊपर वाली दोनों विचारधाराओं के पारस्परिक संबंधों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। वो कहती है प्रकृति भी महत्वपूर्ण है और अपनी जगह मानव भी काफी महत्वपूर्ण है, दोनों का आपस में तालमेल होता है तभी जाके मानव का विकास होता है। तो इन्होंने क्या कहा है? नवनीतिवाद के अनुसार नियतिवाद और संभववाद, नियतिवाद और संभववाद विचारधाराओं के पारस्परिक संबंधों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। फिर से देखिए कि नवनीतिवाद विचारधारा है ये क्या करते हैं? निश्चयवाद और संभववाद विचारधाराओं के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनके अंदर सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद भी कह सकते हैं इसको। तो इस विचारधारा के अनुसार दोनों के बीच की धारा है, इसका अन्य नाम है रुको और जाओ। और इसका भी जो प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर जो अमेरिका के मूल निवासी है। चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना मानव भूगोल का विभाजन। मानव भूगोल का भी विभाजन हुआ है। तो 1930 के दशक में 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन हुआ और इसके विभाजन में दो विषयों को देखा गया। एक है सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा भाग था इसका आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल इस प्रकार यानी कि मानव भूगोल का विभाजन है वो 1930 के दशक में हुआ सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में। अब देखेंगे हमें मानव भूगोल की उपशाखा। मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं। मानव भूगोल की उपशाखाओं में राजनैतिक भूगोल,
बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दूसरा है सामाजिक भूगोल, तीसरा है चिकित्सा भूगोल। ये इनकी उपशाखाएं मानी जाती है। हाँ, अब आगे देखते हैं 1970 के बाद की कुछ विचारधाराएं। इनको हम देखते हैं 3 विचारधाराओं के रूप में। जैसे पहली मानव कल्याण परक विचारधारा, मानव कल्याण परक विचारधारा। एक और देखेंगे हम दूसरी, जिसको हम जानते हैं क्रांतिकारी विचारधारा। और तीसरी को देखते हैं हमें आचरण परक विचारधारा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो 3 धाराएं, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये 3 जो विचारधाराएं हैं, मानव कल्याण परक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और आचरण परक विचारधारा, ये 1970 के बाद की विचारधाराएं हैं। इनको नई विचारधाराएं भी कह सकते हैं। तो छोटा क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है। अब तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन सी विचारधारा में किस प्रकार के विचार दिए गए हैं। पहले देखते हैं, यहां देखते हैं मानव कल्याण परक विचारधारा। मानव कल्याण परक के विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, यानी कि मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध है वो लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित है, जिसमें इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे पक्ष शामिल है। फिर देखते हैं इसको कि मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध है वो लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। यानी कि ये इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि लोगों का सामाजिक कल्याण कैसे हो, लोगों का सामाजिक कल्याण कैसे हो, इसके अंदर लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित कल्याण कैसे हो, शिक्षा से संबंधित है, आवास से संबंधित जो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्या होती है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, वो इस मानव कल्याण परक विचारधारा के अंतर्गत आता है। अब एक और विचारधारा देखते हैं जो हमने 2 नंबर पर लिखी थी, क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा के अंतर्गत क्या आता है? क्रांतिकारी विचारधारा ने निर्धनता यानी कि गरीबी, निर्धनता के कारण
बंधन व सामाजिक असमानता के सामाजिक असमानता के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस विचारधारा ने समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास को माना। नोट्स के रूप में आप इसको लिख लें। एक बार फिर से देखिए कि क्रांतिकारी विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता के लिए कार्ल मार्क्स के नियमों को या सिद्धांतों को अपना। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, क्रांतिकारी विचारधारा में किसके सिद्धांतों को माना जाता है या अपनाया जाता है, किसके सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, यानी कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को अपनाती है क्रांतिकारी विचारधारा। चलो एक और विचारधारा है वो देखते हैं, तीसरी है सत्र के बाद आचरण परक विचारधारा। आचरण परक विचारधारा ये भी 1970 के बाद की विचारधारा है। इसके बारे में हम समझते हैं। आचरण परक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया यानी कि कमाई धंधा, आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानचित्र पर यानी कि आचरण पर्यावरण मानचित्र पर आधारित होते हैं।
होते हैं। इस प्रकार हमने 1970 के बाद की 3 विचारधाराओं के बारे में शॉर्ट में चर्चा कर ली है। जैसे पहले हमने किया था मानव कल्याण परक विचारधारा, दूसरी की थी हमने क्रांतिकारी विचारधारा, और अब जो तीसरी ली हमने आचरण परक विचारधारा। तो ये 3 जो विचारधाराएं हैं ये 1970 के बाद की है। अब अपना पाठ है वो यहाँ, अपना लेसन है वो यहाँ पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब लास्ट की 5 मिनट के अंदर हम पूरे पाठ का सार निकालते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरे पाठ का निचोड़ होगा यहाँ, इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान से दें। मैं क्वेश्चन के रूप में आपको यह पूछूंगा, आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आपका उत्तर इसमें सही है या गलत है, उसका उत्तर मैं भी बताने वाला हूँ। चलो अब थोड़ा सा पाठ का सार देखते हैं 5 मिनट के अंदर। कि हमने शुरुआती वीडियो क्लास में पढ़ा था कि हम पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, हम भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भूगोल को हम लिखते हैं ज्योग्राफी के रूप में, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। अब ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये कौन से किस भाषा के शब्दों से मिलके बना है, तो हमने शॉर्ट में पढ़ा था, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि यहाँ जियो, GEO, जियो और ग्राफोज, जियो और ग्राफो 2 शब्द हैं जो कि ग्रीक भाषा के हैं। और ग्रीक भाषा कौन से देश की है आपको पता है, हमने शॉर्ट में पढ़ा था, यूनान देश की ग्रीक भाषा है, उसी की 2 शब्द है जियो और ग्राफोज। जियो का मतलब हमने पढ़ा था पृथ्वी, और इसका मतलब पढ़ा था हमने वर्णन। तो यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ हो गया यानी कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करना। तो उसके बाद में हम आते हैं मानव भूगोल के रूप में, यानी कि भूगोल को 2 भागों में बांटा था। यहाँ देखते हैं कि भूगोल को 2 भागों में या 2 शाखाओं में बांटा था, हमने देखा था। तो एक तो थी भौतिक भूगोल और दूसरी थी मानव भूगोल। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए साथ में। इसके जनक कौन है, अपने आप अपने दिमाग में सोचिए, और इसके जनक कौन है अपने आप दिमाग में सोचिए यहाँ पे कि इनके जनक कौन है। इसके उत्तर मैं भी बताने वाला हूँ, देखते हैं आपको कुछ याद हुआ है या नहीं। आप जल्दी से इनके दोनों के उत्तर दीजिए। चलो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। इसका जो जनक है वो है पोसिडोनियस होगा, और इसका जनक होगा कार्ल रीटर। यानी कि यदि आप मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को मानते हैं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो है आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। हाँ, यहाँ लिख के देता हूँ, यानी कि आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, ये आप बताइए जल्दी से। तो ये होगा दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल, यानी कि F रेटजेल होगा। ये आपने कंठस्थ कर लिया होगा। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमें कि इसी भूगोल को हमने आगे क्या पढ़ा था वो देखते हैं। मुख्य सारांश देखते हैं। द्वैतवाद क्या कहलाया, यानी कि भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित करना ही द्वैतवाद कहलाया था। और इसके बाद हम देखते हैं मानव भूगोल के बारे में देखते हैं। मानव भूगोल, तो मानव भूगोल की जननी या जन्म स्थल किसे माना जाता है। इसके मानव भूगोल की जन्म स्थली है वो यूनान को माना जाता है, क्योंकि इसका विकास शुरुआत में यही हुआ था। और उसके बाद में 4 मानव भूगोल की परिभाषाएं
आपको कंठस्थ करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 जो परिभाषाएं दे रखी है आपके सिलेबस में, इनमें से निश्चित रूप से हर बार पूछा जा सकता है। अब की बार नहीं पूछी तो अगली बार निश्चित रूप से पूछी जाने वाली है। इसके बाद में रेड जेल की बुक का नाम बताइए, रेड जेल की पुस्तक का नाम बताइए। जल्दी से आपने अपने रफ कॉपी में लिख लिया होगा, यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी है वो रेड जेल की प्रसिद्ध बुक है, और इसी में इसने अपनी परिभाषा दी है मानव भूगोल की, यानी कि मानव समाजों और धरातल के बीच जो संबंध है उनको बताया है एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर। इसके बाद में विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा, रेड जेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। इसके बाद में देखते हैं, मैंने अभी नाम लिया था ब्लास, विडाल डी ला ब्लास कहाँ के निवासी थे? जल्दी बताइए। विडाल डी ला ब्लास कहाँ के जनक थे? सॉरी, कहाँ के निवासी थे? देखो आपने सोचा अपना, मैं बता रहा हूँ। विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास ये फ्रांस के भूगोलवेता थे। फ्रांस के भूगोलवेता, कौन सी विचारधारा दी इन्होंने? जल्दी सोचिए अपने आप। हाँ, यदि देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, आपका सही है गलत आप सोच लें। इन्होंने जो विचारधारा दी वो थी संभववाद। संभववाद के जनक, संभववाद के जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है, विडाल डी ला ब्लास को कहा जाता है। आगे देखते हैं, उसके बाद में सी सैंपल यानी कि एलन सी सैंपल जो कि एक अमेरिका की विदुषी महिला थी या भूगोलवेता थी। तो इन्होंने मानव भूगोल की एक परिभाषा दी है, और ये किसकी शिष्या थी? ये आपको पता है रेड जेल की शिष्या थी, यानी कि रेड जेल के पास पड़ी हुई थी। इसके बाद में परिभाषा के बाद हम देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ा था। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा, उसके बाद में उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, फिर विचारधाराओं के नाम पर हमने कुछ पढ़ा। चलो थोड़ा सा शॉर्ट में और पूछ लेता हूं आपसे। दो या 4 क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, यानी कि यहाँ मैं आपको कि नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? आप लिखेंगे यहाँ, बताएंगे। संभववाद के प्रवर्तक कौन है? और ये कहाँ के निवासी थे वो भी लिखना आगे। नवनियतिवाद के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? इनका देश भी लिखना है, और इनके हो सके तो अन्य नाम भी आप लिखें, मैं अभी पूछने वाला हूं। चलो पहले देखते हैं हम। तो नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? रेड जेल है। कौन है? रेड जेल। और कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। और संभववाद के हैं वो विडाल डी ला ब्लास, और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के निवासी थे। नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर इसके प्रतिपादक हैं, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन, हाँ एक और पूछ लेता हूँ, यानी कि जो क्रांतिकारी विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा किस विद्वान के सिद्धांतों को अपनाती है? किस विद्वान के सिद्धांतों को अपनाती है या इसका अनुसरण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स इसका उत्तर होगा सही।
हाँ, अब देखते हैं मानव भूगोल का भी विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। कौन सी दो शाखाएं बनी थी इनकी? तो एक तो था सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा था आर्थिक भूगोल। तो इस प्रकार से इस पाठ का सारांश है वो हमने अभी देखा है। तो आपने देखा कि पिछली वीडियो क्लास पढ़ी तो उससे आपको कितना याद हुआ। यदि इन लास्ट के 10-12 क्वेश्चनों के उत्तर आपने सही दिए हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और इन वीडियो क्लासों के आप नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स आपके लिए काम आने वाले हैं। आपका समय जो बर्बाद हो रहा है कोरोना की वजह से, उसका सदुपयोग करते हुए आप इसके नोट्स बनाइए जो कि क्लास में आपको फिर से न बनाना पड़े। ओके, धन्यवाद।